हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम कंसंट्रेट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के सेकेंड कॉम्पिटिटिव वाले लेक्चर की तरफ। ओके नो, लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन एनालिसिस को अच्छी तरह से समझ लिया था। ऑलमोस्ट 10 ग्रुप्स हमने बना दिए थे, येस और नो क्लास। अब उसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने 1 2 3 लिखा है बट इट्स लाइक 11 12 13 14 15 16 17। ओके नो, तो ये सब कुछ आ रहा है ना, तो हमें कोई भी एमसीक्यूज वो नीट का हो या जेई का हो रिगार्डिंग डायमेंशन एनालिसिस का अच्छी तरह से क्रैक हो जाएगा, ये मेरा गारंटी का बात है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? अब देखो क्लास, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट कर देते हैं। वेवलेंथ लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, देखो साउंड वेव होगा या सिन्यूसॉइडल वेव होगा तो उसका वेव हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो क्लास। सो यहां पे क्या है, ये वापस ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। मतलब ये अगर साइकिल को हम यहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो चलेगा, यस और नो क्लास। सो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, उस टाइम को हमने कल क्या बोला था, रिपीट होने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कितने पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ओके नो। एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लैम्बडा। दैट इज व्हाट, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस ना, वन काइंड ऑफ डिस्टेंस। सो इसका डेफिनेटली डायमेंशंस क्या होगा, L1। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को इसका डायमेंशन क्या होगा, L1, M0 T0। लेंथ है तो सिर्फ L1 होगा। तो ये तो समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास? पक्का? अब इसके साथ हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन ना रोटेशनल मोशन में आता है। मतलब क्या, मैं बता देता हूं क्लास। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिजिड बॉडी है। अभी आपको रिजिड मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आई नो। रिजिड मतलब समझो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो भी उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, ओके नो। अगर च्युइंगम लेंगे एंड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा ना। मीन्स समझो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनमें डिस्टेंस देखो इतना है। मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, स्टिल ए एंड बी में का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो वी कैन से दिस बॉडी इज रिजिड। बट ये अगर च्युइंगम होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये शायद से ये पॉइंट यहां पे चला आ जाएगा। सो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को रिजिड बॉडी मतलब क्या, वो अच्छी तरह से समझा है, यस ओके। अब हमें क्या देखना है, देखो क्लास, ये एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अलोंग वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ओके नो। एंड इस बॉडी में बहुत सारे लाखों पार्टिकल्स है। इस पार्टिकल का मास है m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mn। बहुत सारे छोटू छोटू पार्टिकल्स से मिलके ये सिस्टम बनी है, यस और नो। सो हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इस होल बॉडी का मास किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा। सो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। एंड सेंटर ऑफ मास से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो यहां से ये परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो ये भी एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस ही तो है, यस और नो क्लास? यस। सो उसका डायमेंशन जो वेवलेंथ का होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन का होगा। देखो हमें छोटू छोटू कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुकी है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या होता है, यस और नो क्लास? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? हमने क्या बोला कि एक रिजिड बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओ पॉइंट से वो पास हो रहा है, एंड इस बॉडी का इमेजिन हमने कर लिया पूरा मास इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप नोटबुक लेते हो एंड उंगली रख के गोल गोल घुमाते हो, तो
ये जो फिंगर टिप्स है वो कहां पे हम रखते हैं, जहां पे सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा वहां पे, ओके नो। सो वो रेक्टेंगुलर बुक होगा तो एग्जैक्टली एट सेंटर होगा, जहां पे डायगोनल कट होंगे वहां पे। आर यू गेटिंग मी क्लास? समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। एंड ये क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस मेजर करने का बेसिकली यूनिट ही है ना। सो वो भी हमें क्या देगा, लेंथ के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा, यस और नो। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट ग्रुप का आंसर L1 है, डायमेंशंस। ये मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है, यस। अब नेक्स्ट क्या है देखो क्लास, सेकेंड ग्रुप में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये पार्ट 2 की कॉन्सेप्ट है। अभी इसके आगे मैक्सिमम चीज है वो पार्ट 2 की है। सो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था, बट अभी मैं कवर कर रहा हूं बिकॉज ना बहुत बार आपके एमसीक्यूज अटक जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस नॉलेज। तो मैं अभी ये एड ऑन कर लेता हूं, दो हमें इसकी कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं है, बट फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ख्याल से तो आपके 9th एंड 10th के लाइफ में ये वर्ड आपको हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, यस और नो, मैग्नेटिक इंडक्शन भी। तो ये इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे 11th एंड 12th में, नो इश्यू एट ऑल। तो अब भी सिर्फ समझ लो कि उसके डायमेंशंस क्या आने वाले हैं, ओके डू यू क्लास? देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका हम बेसिक डेफिनेशन, जहां से हमें डायमेंशन एनालिसिस निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वो क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज मतलब क्या होता है, करंट इनटू टाइम। क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ओके नो। चार्जिंग हो रहा है मतलब क्या, करंट पास हो रहा है कितने टाइम के लिए, दैट इज व्हाट चार्ज ना, यस और नो। अगर आपने टाइम कम कर लिया तो चार्जिंग कम हो जाएगा, आपने करंट कम कर लिया तो चार्जिंग कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो चार्ज मतलब क्या, करंट इनटू टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो यहां पे देख लो क्लास, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को हम बोल सकते हैं करंट इनटू टाइम। सो फोर्स के लिए हमें क्या पता है ना, m1 ma, एक्सीलरेशन के लिए L1 t⁻²। डिस्प्लेसमेंट है तो वो L1 होगा। करंट तो क्या है, इसको हम ना I से भी लिख सकते हैं, A से भी लिख सकते हैं, ओके नो। आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा, कुछ बुक्स में I लिखा होगा, कुछ बुक्स में A लिखा होगा, मैं A प्रीफर कर लेता हूं। सो ये A1 मतलब करंट है, एम्पियर का A लिख दिया, एंड टाइम के लिए T1, ओके नो। अब इसका आंसर क्या आ रहा है देख लो, M तो यहां कहां पे है नहीं, तो M1 वैसे ही रहेगा, L1 इंटू L1 इज L2, यस। t⁻² है और यहाँ पे t⁻1 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t⁻³ बनेगा, एंड करंट ऊपर जाएगा तो a⁻−1। करंट ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट टाइम क्लास MLT से भी एक एक्स्ट्रा कुछ तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड हो गया, दैट इज व्हाट करंट। तो मेरे हर एक बच्चे को समझाइए, कोई इशू नहीं है, ओके। सो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन एनालिसिस। तो क्या मिल गया क्लास, m1 L2 t⁻³ एंड a⁻−1। क्लियर कट है, यस और नो क्लास? अब इसी के साथ हम ना फटाक से रेजिस्टेंस का भी निकाल देंगे। देखो क्लास, आई नो कि सीक्वेंस वाइज रेजिस्टेंस बहुत नीचे है, बट हमें पता है ना रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस का हमें पता है आंसर क्या है, अपॉन सिर्फ करंट कर देंगे, तो इसको अपॉन करंट कर लेंगे तो ये A ऊपर आ जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम m1 L2 t⁻−3। यहां तक तो डिक्टो सेम, बट ये a⁻−1 और ये अपॉन है, तो ये क्या बनने वाला है, a⁻²। सो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस का भी मेरे हर एक बच्चे को डायमेंशन पता चल चुका है।
कोई दिक्कत नहीं है क्लास। अगर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया उसको क्या करना है, सिर्फ करंट से डिवाइड कर देना है, तो यू गेट रेजिस्टेंस का वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? पक्का? यस। अब देखो क्लास, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको मैग्नेटिज्म का थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो उसमें एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BIL, बिल साइन थीटा या बिल, ऐसा एक फॉर्मूला आपको आ जाएगा। जस्ट मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, या इनफैक्ट 10th में भी हो चुका होगा। सो यहां पे ये जो B है दैट इज व्हाट मैग्नेटिक इंडक्शन। सो B का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा क्लास, F अपॉन IL। F मतलब डायमेंशन वाइज क्या आ जाएगा, फिर से m1 मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब L1 t रेज टू -2, I तो A1 हो जाएगा एंड लेंथ मतलब L1 हो जाएगा, L1 गेट कैंसल, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा m1 L0 t रेज टू -2 एंड A ऊपर चला जाएगा तो -1। सो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन का आंसर क्या मिल जाएगा, m1 L0 t रेज टू -2 एंड A रेज टू -1। कुछ दिक्कत क्लास? यहां पे हमने स्ट्रेटजी क्या बना दी, देखो क्लास, हमें डायमेंशन एनालिसिस पूछा था मैग्नेटिक इंडक्शन का, मुझे डायरेक्टली नहीं पता था, बट आई नो वन फॉर्मूला जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई हो रहा है। सो दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू BIL। सो B को हमने अकेला रख दिया एंड बाकी सबका एक फॉर्मूला बना दिया, एंड वहां से फोर्स का पता है, करंट का पता है, लेंथ का पता है, डायमेंशंस मिल गया। सो हमें इंडिविजुअल पता होना या रटना जरूरी नहीं है क्लास, हमें फॉर्मूला भी आता है तो हम डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं एट दैट मोमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? ये एक मैंने सैंपल बता दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम फिजिक्स में बना सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स। अभी फिर से ये फ्लक्स विक्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके नो? सो अभी तो मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही बोल देता हूं कि फ्लक्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया होता है। अभी नहीं कुछ समझेगा, आई नो दैट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाने दो क्लास, आपको फटाक से ये सारी चीजें फेमिलियर हो जाएंगी, आपके फ्रेंड बन जाएंगे, तो थोड़ा सा एक इंतजार कर लो यार। सो B का हमें पता है, अभी डिराइव किया था, इनटू A, तो B में क्या था बेटा, m1 L0 t रेज टू -2। अब ये और ये अलग है, ये करंट का A है और ये एरिया का A है। दिस इज व्हाट एरिया एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक इंडक्शन। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, सो L2 ना। अरे यार बेसिक लेक्चर में ये सब हमने कवर कर लिया था, यस और नो? सो ये L2 और ये L0 है, तो 2 + 0 इज, सो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा इसका क्लास, m1 0 + 2 इज 2 t रेज टू -2 A रेज टू -1। दैट्स इट, बहुत सिंपल है क्लास। यस। अब लास्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल टू Q/V। ये भी सारे फॉर्मूलेज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सेपरेटली कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स या टॉपिक को डिस्कस करोगे तब ये सब चीज हो जाएगा क्लास, डोंट वरी एट ऑल। C इज इक्वल टू Q/V। Q का हमें फॉर्मूला पता है, Q का हमें फॉर्मूला क्या पता है, I × T। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है W/Q, तो इसका मुझे डायरेक्टली डायमेंशन ही पता है ना, तो मैं डायमेंशन ही यूज कर लू। सो डायमेंशन क्या आ जाएगा, I मतलब A1, T मतलब T1 एंड यहाँ पे V मतलब क्या हो जाएगा, m1 L2 t रेज टू -3 A रेज टू -1। बरोबर है? अब ये -1 ऊपर चला जाएगा तो A2 बन जाएगा, ये t रेज टू 1 है और ये t रेज टू -3 ऊपर गया तो t रेज टू 4 बन जाएगा, यस और नो? अरे यार फिर से इंडाइसेस x रेज टू a अपॉन x रेज टू b इज x रेज टू a - b, तो यहाँ पे क्या है,
टी रेस टू 1 अपॉन टी रेस टू -3 मतलब टी रेस टू 1 माइनस ऑफ -3 मतलब टी रेस टू 4 बनेगा ना, यस और नो। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अरे यार अभी ये कॉम्पिटिटिव का लेक्चर है तो ये सब चीजें एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है, ओके नो। सो ये हो गया, ये हो गया। देन L2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, M ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा। सो दिस इज व्हाट डायमेंशन। इसको हम थोड़े अच्छे तरीके से लिख देते हैं, m रेस टू -1 L रेस टू -2 T रेस टू 4 A रेस टू 2। इज दैट क्लियर टू यू? कैपेसिटेंस भी मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। तो देखो ये पार्ट 2 के बहुत सारे टर्म्स हमने डिफाइन कर ले आज के लेक्चर में, एंड फर्स्ट वाला था वो पार्ट 1 का ही था। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम ना ये सब कुछ सीख लिया है तो इसके कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी कर देते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितने वैल्यूएबल चीजें हैं। हमने ये चार्ट जैसा बना दिया, ग्रुप जैसा बना दिया, तो उससे एडवांटेज क्या होने वाला है ये समझने के लिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देख लो क्लास, यहाँ पे सारे नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में से एमसीक्यूज हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, एंड कुछ मेरे बच्चों के डाउट्स भी थे, उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। डायमेंशंस डिफरेंट है बोल दिया है क्लास, ओके नो, सेम डायमेंशंस नहीं है। देन Which of the following is a meaningful statement? कौन सा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है हमें चेक करना है, तो हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखो क्लास, फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक बेसिक रूल है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 12 बनाना ऑर्डर किया तो मुझे 6 बनाना प्लस 6 मैंगोज नहीं ना चलेंगे, यस और नो। सेम ही होना चाहिए ना, बनाना ही होना चाहिए ना, यस और नो क्लास। सो सिमिलर फैशन फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है यार, फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। मास में मास ही ऐड हो सकता है, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकता है, लेंथ में मास नहीं ऐड हो सकता। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर मेरे बच्चों को ये फंडा पता चल चुका है तो उन्हें इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कोई इशू नहीं होगा। देखो क्लास, यहां पे P माइनस Q सब्ट्रैक्शन होगा तो P एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से Q माइनस होगा, तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए तो ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यस और नो। सो ये ही नेवर बी अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, यही होगा। इन सब में देखो क्लास क्या है, P इंटू क्यू, देयर इज नथिंग लाइक रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन कि दोनों सेम ही होना चाहिए, और डिवीजन। सो ये सारे मीनिंगफुल बन सकते हैं, वी डोंट नो बट बन सकते हैं एट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट ये कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज P एंड Q हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस हमें बोल दिया है क्लास, यस और नो। तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है कि डिफरेंट डायमेंशंस है, तो कभी भी उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो नहीं सकता। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है तो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, E इज इक्वल टू कैपिटल G रेस टू P H रेस टू Q एंड C रेस टू R ऐसे गिवन है, एंड हमें क्या बोला है, G इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन हमने सिखाया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए क्लास, यस और नो। डिफॉल्ट डेटा टेबल से हमें ये सब पता होना चाहिए। देन H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी पता है, वो भी सिखाया हुआ है। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए मैं और एक मेथड बता देता हूं। ये जो एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो E इज इक्वल टू H न्यू, वेयर H इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके नो। तो ऐसी थ्योरी आपने शायद से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। सो यहां से भी E एनर्जी पता है, एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन टाइम होता है ना, तो एनर्जी इनटू टाइम, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें क्या देगा, डायमेंशंस दे देगा, यस और नो। अदरवाइज टेबल से हमने क्या रट लिया था, एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वही प्लैंक्स कांस्टेंट का, यस और नो क्लास।
सो आप कोई भी मेथड से करो, कोई इशू नहीं है। आपको ये सारी चीजें, सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी बेसिकली, तो उसका भी डायमेंशंस हमें पता है। अब ये सम कैसे करना है, सो देखो क्लास, मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां पे E का डायमेंशन, दिस इज व्हाट एनर्जी ना, E इज व्हाट एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर में m मतलब m1 और v का स्क्वायर मतलब L2 t⁻²⁻²। एनर्जी का ये पता है हमें। अब E के जगह पे मैंने डायमेंशंस ये लिख दिया, चल जाएगा क्लास, यस और नो। अब मैं G की जगह पे ये पुट कर देता हूं, तो G की जगह पे ये पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, m1 -1 L⁻³ एंड t⁻²⁻² होल रेस टू क्या है, p है, होल रेस टू क्या है, p है, इनटू h का क्या है देख लेते हैं क्लास, m1 L2 एंड t⁻² होल रेस टू q है, एंड c का क्या है, m0 L1 एंड t⁻² रेस टू r। ठीक है, हमने जैसा फॉर्मूला दिया था वैसे डायमेंशंस को लिख दिया। अब देखो क्लास, वी नो दैट इंडाइसिस x⁻² होल रेस टू b इज x⁻ab, तो वही फंडा यहां पे अप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m⁻p L⁻3p t⁻²⁻2p, बरोबर है। यहां पे क्या मिलेगा, m⁻q L⁻2q t⁻⁻q, ये m⁻0 इंटू एनीथिंग तो उतना ही रहेगा यार, ये सब तो पता होना चाहिए, यस और नो, क्लियर है। अब m वाले टर्म्स एक साथ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, वी नो दैट x⁻a इंटू x⁻b इज x⁻a प्लस b। देखो मैंने 1000 बार तो ये सब बताया होगा, फिर भी मेरे बच्चों को नहीं आता है तो ये ब्लंडर हो जाएगा क्लास। 3p प्लस 2q प्लस r, और यहां पे क्या आ जाएगा, t⁻²p माइनस q माइनस r, क्लियर है क्लास, इज इक्वल टू m1 L2 t⁻²⁻²। यहां से हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। देखो ना, ये दोनों सेम है ना, तो इनकी ये पावर भी तो सेम होगी, तो -p प्लस q इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2, एंड -2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू -2। अब यहां से मुझे देखो ना, q इज इक्वल टू, ये -p मैं यहां पे लेकर आता हूं तो q इज इक्वल टू p प्लस 1, ऐसा एक चीज मिल चुका है। तो ये वैल्यू q का मैं यहां पे पुट करूंगा तो व्हाट वी गेट, 3p प्लस 2 टाइम्स p प्लस 1 टाइम्स r इज इक्वल टू 2, विच गिव्स 3p प्लस 2p, मतलब 5p लिख दूं सीधा मैं, प्लस r, और ये 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू 2, 2 गेट कैंसल, सो सीधा मुझे क्या मिल गया, 5p प्लस r इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, -2p माइनस q की जगह पे p प्लस 1 माइनस r इज इक्वल टू -2। यस, अब ये -2 है, so -2p minus p is -3p minus 1 minus r is equal to -2। क्लियर है क्लास, तो ये -1 यहां पे चला गया, -3p minus r is equal to -1। यहां पे हमें क्या मिला था, 5p plus r is equal to 0, दोनों की एडिशन कर देंगे तो ये तो उड़ गया, 2p is equal to -1, so p is equal to क्या मिला, -1/2। इस p को मैं यहां पे डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, -1/2 प्लस 1, तो q इज इक्वल टू क्या मिल चुका है क्लास, +1/2, एंड p एंड q को हम यहां पे डाल देंगे तो r की वैल्यू भी मिल जाएगी क्लास, यस और नो। 5 इंटू -1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू
यहाँ पे r इज इक्वल टू 5/2। सो आंसर क्या मिला? -1/2, 1/2 एंड 5/2। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ है नहीं यार। सिर्फ डायमेंशंस को कंपेयर करना है और आपको इंडाइसिस के लॉ अच्छी तरह से आने चाहिए। यस और नो क्लास 8th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं एंड मैं हर बार इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? पक्का? अब नेक्स्ट देखो क्या है, दो तो खत्म हो चुके हैं। P plus A upon V cube into V minus B square is equal to CT, where P मतलब क्या है? प्रेशर है, V मतलब क्या है? वॉल्यूम है। ओके नो? अब देखो इसको भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमें जो रूल्स पता थे ना कि फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन करनी होगी तो डायमेंशनली वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सो सिमिलर फैशन हमें क्या फाइंड करना है? A एंड B का डायमेंशन। सो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन B क्यूब का होगा, B स्क्वायर का होगा, सॉरी। सो वॉल्यूम मतलब क्या? L क्यूब होता है। सो B स्क्वायर का भी वही होगा। सो B का क्या होगा डायमेंशन? L3/2। दैट्स इट। हमें B का चाहिए, B स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे क्या मिल गया? L3/2। सो B स्क्वायर करेंगे तो L क्यूब मिल जाएगा। करेक्ट है क्लास? एंड A का कैसे निकालेंगे देखो ना क्लास, P प्लस A अपॉन V क्यूब। तो ये एडिशन कर रहे हैं, मतलब P का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन A अपॉन V क्यूब का होगा। मतलब मुझे A का डायमेंशन चाहिए तो वो PV क्यूब का होगा। यस और नो क्लास? मेरे ख्याल से तो समझ में आता है, क्लियर है? तो P हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? क्लियर है? मेरे ख्याल से तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है पहले 3 क्वेश्चंस की। अब 4th क्वेश्चन देखो क्लास, थोड़ा सा हटके है, अलग है। H, C and G आर द फंडामेंटल कांस्टेंट। हमने फंडामेंटल यूनिट्स बोल दो या फंडामेंटल कांस्टेंट बोल दो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल दो यार। सो मतलब इसको यूज करके हमें फॉर्मूला बनाना है डायमेंशंस का। जैसे हमने लेंथ, मास एंड टाइम को कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करके एलएमटी में सारे फंडामेंटल डायमेंशंस बेसिकली हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं ना। सो डायमेंशंस H, C एंड G के टर्म्स में हमें अभी लिखना है। किस चीज का? लेंथ का। किस चीज का बच्चा? लेंथ का। तो कैसे लिखेंगे? ओके नो? सो हमें उसके लिए पहले पता होना चाहिए H का, C का एंड G का डायमेंशंस। H का, अब H का हमें पता है क्या? H इज इक्वल टू क्या होगा? M1 L2 T⁻⁻1। ओके, एंड मैं इसको रेस टू x एज्यूम कर लेता हूं। मुझे पता नहीं है x का वैल्यू क्या होगा, बट मैं एज्यूम कर लेता हूं x। सिमिलरली C का क्या है? M0 L1 T⁻⁻1 रेस टू y। एंड थर्ड वाला क्या है? H, C एंड G। G का हमें पता है M⁻⁻1 L⁻³ एंड T⁻²Z। अब ये फॉर्मूला किस चीज का बनाना है? हमें लेंथ का। तो लेंथ का हमें क्या पता है क्लास? L⁻², दैट्स इट। ओके नो? अब ये कंपैरिजन हमें करना है, तो यहां पे मास वाले एक साथ इंडाइसिस लॉ में अब डायरेक्टली लगा रहा हूं, तो ये M⁻⁻x ये 0 होगा और ये -z होगा, तो x -z मिल जाएगा। चलो मेरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बेटर वे स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा? M⁻⁻0 L⁻y T⁻⁻y, देन M⁻⁻z L⁻3z एंड T⁻⁻2z। ओके नो? इज इक्वल टू L⁻1। अब यहां पे m वाले एक साथ ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? x प्लस 0 माइनस z, मतलब x माइनस z बोल दो। L का क्या मिलेगा? 2x प्लस y प्लस 3z
और t का क्या मिलेगा -x -y -2z इज इक्वल टू L1। अभी यहां पे हमें समझ में आ चुका है कंपेयरिंग दिस की मास तो यहां पे है नहीं, मतलब x - z इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। देन -x -y -2z इज इक्वल टू 0 आना चाहिए एंड 2x + y + 3z इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहां से हमें क्या पता चला x इज इक्वल टू z, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा -2x -x मतलब -3x -y इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2x इज 5x + y इज इक्वल टू 1। एडिशन कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड 2x इज इक्वल टू 1। सो यहां से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? अब ये x इज इक्वल टू z है ना, यहां से क्या पता चला x इज इक्वल टू z, तो मतलब z इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। x एंड z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यार, y की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां से क्या मिलेगा देखो ना, -3x -y इज इक्वल टू 0 है। सो -3 इंटू x की वैल्यू है 1/2 -y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -3/2। दैट्स इट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा देखो ना क्लास, लेंथ का बेसिकली हमारा डायमेंशंस क्या बनेगा, लेंथ का डायमेंशंस क्या बनेगा h का हमने क्या लिया था क्लास दिस रेस टू x, तो h रेस टू x की वैल्यू क्या है 1/2। देन c रेस टू हमने क्या लिया था y की वैल्यू क्या है -3/2 एंड लास्ट में क्या है g की वैल्यू क्या थी ये ना z मतलब भी क्या है 1/2। सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ इन टर्म्स ऑफ h c एंड g। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है। अब नीट में देखो कितने कॉमन क्वेश्चंस पूछे थे। फ्लक्स का पूछा था यार 2015 में, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया वो 2016 के नीट के पेपर में आपको मिल जाएगा। 2015 में फ्लक्स एंड इंडक्टेंस पूछा था, हमने आपको कैपेसिटेंस करवा के दिया है क्लास, यस और नो। इंडक्टेंस अभी मैंने नहीं किया है बिकॉज वो चैप्टर जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना तो आपको अपने आप आ जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा ना, यस और नो। सो अभी मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो ये पार्ट मैंने अभी रख दिया है। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तब इसका भी डायमेंशन एनालिसिस करने आ जाएगा। देन बी 2016 में पूछा था यार बी का तो हमने टेबल में डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया है, यस और नो क्लास, यस ओके। अब यहां पे देखो क्लास हमने डायमेंशन एनालिसिस को काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, मतलब स्टेट बोर्ड का तो अच्छी तरह से हो चुका है, अलोंग विद दैट कॉम्पिटिटिव के पॉइंट्स जो ग्रुपिंग है वो भी हमने कर दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लिया है एंड सम को कैसे डील करना है वो भी समझ लिया है, यस और नो क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।